हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 5 ऑफ इवोल्यूशन। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फॉसिल एविडेंसेस एंड आई हैड स्टार्टेड द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में स्टार्ट कर चुका था अपनी लास्ट क्लास में, जिसमें कि मैं फॉसिल्स एविडेंस यानी कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के बारे में डिस्कस कर चुका था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉसिल्स की स्टडी करके, पर्टिकुलर फॉसिल्स के बारे में जान के आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये फॉसिल्स कौन से पीरियड से रिलेटेड है या कितने साल पुराना है। कार्बन डेटिंग मेथड, राइट, पोटेशियम डेटिंग मेथड, ये सारे कुछ मेथड्स हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो इन मेथड से आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा फॉसिल्स कितने साल पुराना है और कौन सा फॉसिल कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। पीरियड का मतलब है हमारा जियोलॉजिकल पीरियड से, राइट, यानी कि हमारे प्लैनेट पे, हमारी अर्थ पे जितने भी चेंजेस हुए टाइम टू टाइम, राइट, उन चेंजेस को या जितनी भी स्पीसीज फॉर्म या जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, उसमें जो चेंजेस हुए हैं जो कि इवोल्यूशनरी टाइम पे यानी कि पास्ट टाइम पे, राइट, उनको हमने एक कुछ पीरियड्स में कन्फाइन कर दिया है, कुछ एक टाइम स्केल में कन्फाइन कर दिया है, राइट, जिसको आप कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अभी हमें पता है कि जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जो इवोल्यूशन है, वो एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इवोल्यूशन को होने में, किसी भी स्पीसीज को मॉडिफाई होने में। जितनी भी आप रिच बायोडाइवर्सिटी देखते हैं हमारे प्लेनेट पे, जितने भी लाइफ फॉर्म आपने देखे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपने देखे हैं, दीज ऑल आर द रिजल्ट ऑफ मिलियन ईयर्स प्रोसेसेस। तो मिलियन ईयर्स से इनका प्रोसेस चलता आ रहा है, आर यू गेटिंग और नॉट? तब जाके कहीं ये इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी, ये इतनी सारी लाइफ फॉर्म हमारे प्लेनेट पर डेवलप हो पाई है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये जितनी भी लाइफ फॉर्म है डिफरेंट टाइम फेज से गुजर कर आज इस कंडीशन में मॉडिफाइड हो पाई है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे हम इन लाइफ फॉर्म को एक टाइम स्केल में बाउंड कर देते हैं, या इन स्पीसीज के एवोल्यूशन को या प्लेनेट पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एक टाइम स्केल में कन्फाइन करते हैं, टाइम स्केल में बाउंड करते हैं, राइट, जिसको आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। अब इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स की जो क्लासिफिकेशंस है, इनकी भी क्लासिफिकेशन है टाइम स्केल की। सबसे पहले आते हैं एरा, उसके बाद आते हैं पीरियड्स, एंड पीरियड्स के बाद आते हैं एपॉक। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल की क्लासिफिकेशन की गई है, एरा, पीरियड्स एंड एपॉक। तो याद रखिएगा, तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, दिस इज क्लासिफाइड इन एरा, इसके बाद पीरियड्स, इसके बाद एपॉक। सबसे पहले एरा डिवाइड्स होते हैं पीरियड्स में, एंड पीरियड्स डिवाइड होते हैं एपॉक में। एरा, पीरियड एंड एपॉक, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो सबसे पहले मैं एरा की बात करता हूं कि कितने टाइप के एरा है यहाँ पे। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो देखिए, एरा की हम बात कर रहे हैं, लिसन केयरफुली। हम सबसे पहले एरा की बात कर लेते हैं। तो यहां पे कौन कौन से एरा है? नंबर 1, एजोइक एरा। इज दैट क्लियर? दिस इज एजोइक एरा। एजोइक एरा, it was the era in which there was no life form on this planet. Without life form, without life. The first era, जब लाइफ नहीं थी और हमारी अर्थ जो है एक क्लाउड ऑफ गैसेस, मतलब हमारी अर्थ पे एक क्लाउड ऑफ गैसेस प्रेजेंट था, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई लाइफ फॉर्म नहीं थी। उस एरा को हम क्या कहते हैं? एजोइक एरा। एंड दिस इज द एरा बिफोर 4 बिलियन ईयर्स, यानी कि पहली लाइफ फॉर्म आने से पहले वाला जो एरा था, जब कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं थी, देयर वाज नो लाइफ फॉर्म, दैट एरा वाज कॉल्ड एजोइक एरा, विदाउट लाइफ, द एरा विदाउट लाइफ। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सिर्फ मैं आपको उतनी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
हालांकि इन जियोलॉजिकल स्केल्स में, इन जियोलॉजिकल एरा, पीरियड्स या एपॉक्स में देने के लिए काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू। सिर्फ मैं उतना ही बताऊंगा जिनसे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस मुझे कवर करने हैं, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है और आपको भी इतना ही याद रखना है, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। इसके बाद एजोइक एरा विदाउट लाइफ, आर्कीजोइक एरा जहां पे पहली लाइफ फॉर्म अपीयर हुई, बट दैट लाइफ फॉर्म वाज इनविजिबल लाइफ। इनविजिबल लाइफ वाला जो एरा था उसको आर्कीजोइक एरा कहते हैं। इसके बाद प्रोटेरोजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक एरा। आर्कीजोइक एरा के बाद आता है प्रोटेरोजोइक एरा। ध्यान दीजिएगा प्लीज, प्रोटेरोजोइक एरा। ये प्रोटेरोजोइक एरा में पहली लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई थी। फर्स्ट लाइफ फॉर्म इवॉल्व इन आर्कीजोइक एरा। प्रोटेरोजोइक एरा में खासकर इसकी लेटर स्टेज में फर्स्ट एनिमल डेवलप हुआ था, राइट। प्रोटेरोजोइक एरा के बाद पैलीजोइक एरा। पैलीजोइक एरा के बाद, ठीक है, पैलीजोइक एरा के बाद प्रोटेरोजोइक एरा, एजोइक, आर्कीजोइक, प्रोटेरोजोइक। इसके बाद पैलीजोइक, पैलीजोइक एरा, ठीक है। पैलीजोइक एरा के बाद मीजोजोइक एरा। पैलीजोइक एरा के बाद मीजोजोइक एरा। ध्यान दीजिएगा, मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा को आप एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो एज ऑफ रेप्टाइल्स इज मीजोजोइक एरा। तो ये इंफॉर्मेशन जो मैं यहां पे दे रहा हूं आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। मीजोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। मीजोजोइक एरा के बाद आता है सबसे जो लास्ट वाला एरा है, वो है सीनोजोइक एरा, जिसको एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल्स। तो यहां पे हमारे पास 6 एरा है। एजोइक एरा विदाउट लाइफ, आर्कीजोइक एरा जहां पे पहली लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई थी। इसके बाद प्रोटेरोजोइक एरा जिसमें पहला मल्टीसेलुलर एनिमल फॉर्म हुआ था। प्रोटेरोजोइक एरा के बाद पैलीजोइक एरा, पैलीजोइक एरा के बाद मीजोजोइक एरा जिसको आप एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। सीनोजोइक एरा जिसको आप एज ऑफ मैमल्स कहते हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। तो ये आपको याद रखना है। अब एरा के बाद हम पीरियड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे कुछ एरा ऐसे हैं जो कि पीरियड्स में डिवाइड है। जैसे कि मैं बात करता हूं पैलीजोइक एरा। पैलीजोइक एरा के यहां पे कुछ पीरियड्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पैलीजोइक एरा, पैलीजोइक एरा कुछ पीरियड्स में डिवाइड है। और ये जो पीरियड्स हैं कौन कौन से हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। पैलीजोइक एरा की जो पीरियड्स हैं, नंबर 1 कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, सिलूरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, कार्बोनीफेरस पीरियड, और लास्ट में है पर्मियन। ठीक है, ये पैलीजोइक एरा के पीरियड्स हैं। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनीफेरस एंड पर्मियन। ये आप देख रहे हैं, दीज आर दी पीरियड्स ऑफ पैलीजोइक एरा, राइट। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनीफेरस एंड पर्मियन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पे ऑर्डोविशियन पीरियड को एज ऑफ
इनवर्टेब्रेट्स कहा जाता है। ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है आपको। एज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स कहा जाता है ऑर्डोविशियन पीरियड को। वहीं डिवोनियन पीरियड को कहते हैं एज ऑफ फिश, एज ऑफ फिश या एज ऑफ पाइसिस। एज ऑफ पाइसिस कहा जाता है डिवोनियन पीरियड को। एज ऑफ पाइसिस या एज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स, यानी कि एज ऑफ फिश का मतलब यह है कि यहां पे जो पाइसिस यानी कि जो यहां पे फिशेस थी वो डोमिनेटेड थी। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इसलिए इसको एज ऑफ फिश कहा जाता है। कार्बोनिफेरस, दिस इज एज ऑफ एम्फीबियंस, इसको एज ऑफ एम्फीबियंस कहा जाता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इसको एज ऑफ एम्फीबियंस कहा जाता है कार्बोनिफेरस पीरियड्स को। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद ये हो गया पैलियोजोइक एरा। यहां पे हम मेसोजोइक एरा की बात करते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मेसोजोइक एरा में भी कुछ पीरियड्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेसोजोइक एरा के कौन कौन से पीरियड है? देयर आर सम पीरियड्स ऑफ मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा के जो पीरियड है, सबसे पहला आता है ट्रायसिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड। इसके बाद आता है जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड के बाद आता है क्रिटेशियस पीरियड। अब देखिए, ट्राइसिक पीरियड जो कि मेसोजोइक एरा का पार्ट है, ट्राइसिक पीरियड में डायनासोर इवॉल्व हुए थे। पहला डायनासोर देखा गया था ट्राइसिक पीरियड में, राइट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एज ऑफ डायनासोर कौन से पीरियड को कहा जाता है। तो यहां पे जो आप जुरासिक पीरियड देख रहे हैं, इस पीरियड में डायनासोर सबसे ज्यादा थे, हमारे प्लेनेट पे डोमिनेटेड थे। तो जुरासिक पीरियड को एज ऑफ डायनासोर कहा जाता है। जुरासिक पीरियड इज द एज ऑफ डायनासोर्स। और डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे क्रिटेशियस पीरियड में। सिर्फ एक ही पीरियड के लिए हमारे प्लेनेट पे डायनासोर जैसी प्रजातियां डोमिनेटेड थी, लेकिन जैसे क्रिटेशियस पीरियड आया वैसे ही डायनासोर जैसी प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त हो गई। तो एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज ऑफ डायनासोर कौन सी है? यू कैन से जुरासिक पीरियड। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि डायनासोर कब विलुप्त हुए, यानी कि उनका एक्सटिंक्शन कब हुआ। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए क्रिटेशियस पीरियड, यानी कि इससे अगले वाले पीरियड में डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट डायनासोर्स, डायनासोर्स इससे अगले वाले पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं सीनोजोइक एरा की। सीनोजोइक एरा में देयर आर टू पीरियड्स इन सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा में दो पीरियड्स हैं। वन इज टर्शरी, जो पहला पीरियड है वो है टर्शरी, एंड अनदर इज क्वाटरनरी। टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो टर्शरी एंड क्वाटरनरी, these both are the periods of Cenozoic era। ये Cenozoic era के periods हैं। अब हम टर्शरी पीरियड्स, मैंने बताया कि जो क्लासिफिकेशन है जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, पहले एरा, फिर पीरियड्स, फिर एपोक। अब यहां पे टर्शरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड को हम कुछ एपोक्स में डिवाइड करते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, राइट। तो ये हो गया जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब मैं टर्शरी और क्वाटरनरी पीरियड्स की बात कर रहा हूं। उससे पहले आप या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। मैं टर्शरी पीरियड के एपोक्स की बात कर रहा हूं। Now see, epochs of tertiary period, ये जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है, एज ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ एम्फीबियंस, एज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स, एज ऑफ फिशेस,
ये सब एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आप इनको लिख लिख के याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा आसानी से। इसके बाद हम टर्शरी पीरियड की बात करते हैं। टर्शरी पीरियड को एपोक्स में डिवाइड किया जाता है। टर्शरी पीरियड में कितने एपोक्स है देखिए, एपोक्स ऑफ टर्शरी पीरियड देखिए, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, पिलियोसीन। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन एंड पिलियोसीन, ये एपोक्स हैं टर्शरी पीरियड के। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन एंड पिलियोसीन, these are the epochs of tertiary period. See, मियोसीन जो एपोक है, this epoch that you called मियोसीन, देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया, किसने बताया मैंने आपको, इधर लिखा था मैंने एरा में, सीनोजोइक एरा है उसको आप एज ऑफ मैमल्स कहते हैं। सीनोजोइक एरा को आप टर्शरी एंड क्वाटरनरी पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। टर्शरी पीरियड्स में एपोक्स है पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन एंड पिलियोसीन। यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोल्डन एज ऑफ मैमल्स, तो गोल्डन एज ऑफ मैमल्स किसे कहते हैं, मियोसीन को कहते हैं गोल्डन एज ऑफ मैमल्स। मैमल्स की गोल्डन एज कंसीडर किया जाता है मियोसीन एपोक को, राइट। कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ह्यूमन बीइंग, राइट, जो ह्यूमन के जो एंसेस्टर थे, ह्यूमन एंड एप के एंसेस्टर कौन से एपोक में इवॉल्व हुए, तो वो है पिलियोसीन। फर्स्ट एप लाइक ह्यूमन अपीयर्ड इन पिलियोसीन, पिलियोसीन एपोक। फर्स्ट एप मैन कह दीजिए, फर्स्ट एप मैन अपीयर इन पिलियोसीन एपोक। पिलियोसीन एपोक में ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, यानी कि फर्स्ट एप मैन अपीयर्ड इन पिलियोसीन एपोक। इसके बाद हम क्वाटरनरी पीरियड्स की बात करते हैं। क्वाटरनरी पीरियड्स, तो क्वाटरनरी पीरियड्स में कौन कौन से एपोक्स आते हैं, इसमें आता है नंबर 1 प्लीस्टोसीन एपोक एंड होलोसीन एपोक। देखिए, होलोसीन एपोक एंड प्लीस्टोसीन एपोक। प्लीस्टोसीन एपोक को आइस एज कहा जाता है, आइस एज। आर यू गेटिंग और नॉट? एग्जाम में पूछ लिया जाता है आइस एज कौन से एपोक को कहा जाता है, तो प्लियोसीन एपोक, प्लिस्टोसीन, सॉरी नॉट प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन एपोक, राइट, इज कॉल्ड आइस एज। इसको आइस एज कहा जाता है। वहीं होलोसीन जो एपोक है, दिस इज द वेरी रिसेंट एपोक। सबसे रिसेंट एपोक कौन से एपोक को कहते हैं, द रिसेंट एपोक इज होलोसीन एपोक। इसी के साथ जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज डन। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को आप एरा, पीरियड्स एंड एपोक्स में डिवाइड करते हैं। इनको एक बार आप लिख लिख के याद कीजिएगा, राइट। ये जो एज रिलेटेड पोर्शन है, एज ऑफ एम्फीबियंस, एज ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ फिश, इनसे जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये साइड में मैंने पीरियड्स, एरा और एपोक्स के सामने यहाँ पे सभी एनिमल्स की एजेस को भी लिखा हुआ है, जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक बार आप लिखिएगा, लिख लिख के याद कीजिएगा। एक दो बार लिखोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी आसानी से। फिर क्वेश्चंस करोगे तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगी। तो क्वेश्चंस करने जरूरी है इनसे रिलेटेड। इसके बाद ये हो गया हमारा फॉसिल एविडेंस। फॉसिल एविडेंस के बाद यहाँ पे कुछ अदर एविडेंसेस भी हैं, राइट। सो द नेक्स्ट एविडेंस इज मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस।
मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस क्या है? जैसे फॉसिल्स एविडेंस को ऑब्जर्व करके हमें पता चलता है इवोल्यूशन के बारे में, किसी स्पीसीज के ओरिजिन के बारे में, राइट, या किसी स्पीसीज के मॉडिफिकेशन के बारे में आपको पता चल जाता है फॉसिल्स से। इवन फॉसिल से आपको पास्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चलता है, पास्ट एनिमल्स के बारे में पता चलता है जो इवोल्यूशनरी पीरियड में या किसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में था लेकिन अब नहीं है। एक्सटिंक्ट प्रजातियों के बारे में भी आपको फॉसिल एविडेंसेस से रिकॉर्ड मिलता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये फॉसिल एविडेंस हो गए जो कि इवोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। अब खाली फॉसिल एविडेंस से आप इवोल्यूशन का पता नहीं लगा सकते हैं। हालांकि फॉसिल एविडेंस से इवोल्यूशन की कंफर्मेशन होती है कि इवोल्यूशन होता है, लेकिन इसके अलावा और भी हमारे पास काफी सारे एविडेंसेस हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इवोल्यूशन जो एक स्टडी है वो एविडेंसेस के बेसिस पे है, यानी कि एविडेंस के बेस पे आप इवोल्यूशन के बारे में कंफर्म करते हैं। जो भी फैक्ट्स आप बताते हैं, जो भी फैक्ट्स हम लोग बताते हैं या साइंटिस्ट बताते हैं, वो सारे फैक्ट्स एविडेंसेस के बेसिस पे आते हैं। तो फॉसिल एविडेंस के बाद हमारा अगला एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, सो लिसन केयरफुली। अनदर एविडेंस इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस क्या है ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इसके बाद है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल एविडेंस के बारे में तो ये क्या है और ये किस तरीके से एक इवोल्यूशनरी एविडेंस है। देखिएगा, अगर आप कुछ एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उनमें उनके कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है या फिर उनके एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक जो उनकी इंटरनल अपीयरेंस है, कहीं ना कहीं मैच करती है। इज दैट क्लियर? जितने भी एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स जहां पे सिमिलैरिटी देखी जाती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं। अगर यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल या फिर एनाटॉमिकल कोई कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी देखी जाती है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स वो शो करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री को। कहने का मतलब ये है, अगर वहां पे कुछ कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज देखी जाती है, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स की या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी तभी पॉसिबल है कि उनके एंसेस्टर कहीं ना कहीं कॉमन रहे होंगे। तो कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करते हैं, यानी कि वो जितनी भी स्पीसीज हैं जिनमें सिमिलैरिटीज देखी जा रही हैं वो किसी एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुई हैं, हम ये कह सकते हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत ही हाईली सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी एविडेंस है। क्या है? हाईली सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी एविडेंस है ये, जिसको आप मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस कहते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस के काफी सारे एग्जांपल हैं जिसको कि मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सी द एग्जांपल्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस से आप ये कंफर्म करते हैं, अगर यहाँ पे कोई सिमिलैरिटी देखी जाती है तो ये कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करता है। राइट, मैं पॉइंट लिख देता हूं। इफ एनी सिमिलैरिटीज ऑब्जर्व्ड in the morphology and anatomy, observe in the morphology or anatomy of organisms
that show common ancestry, जो कि common ancestry को शो करता है, common ancestry को शो करता है। अगर कोई भी सिमिलैरिटीज देखी जाती है, कोई भी डिसिमिलैरिटी देखी जाती है तो कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है, और अगर सिमिलैरिटीज देखी जाती है तो कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्ट्री को वो एनिमल्स या वो प्लांट्स शो करते हैं। राइट, अब यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस के, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, सो लिसन केयरफुली। नंबर 1 इज homologous organs. Number 2 is analogous organs. Number 3 is vestigial organs. Number 4 is connecting links. And number 5 is atavism. तो ये यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, कनेक्टिंग लिंक्स एंड एटेविज्म, जिनके बारे में वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहले मैं होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करता हूँ। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या है, आपने पहले भी पढ़े होंगे अर्लियर क्लासेस में अबाउट होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स जो है ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। कैसे शो करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करें, ऐसे ऑर्गन्स राइट जिनके बेसिक प्लान या बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन उनके फंक्शंस डिफरेंट है। याद रखिएगा मेरी बात को, जिनके बेसिक प्लान और बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर है। इज दैट क्लियर? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो सकते हैं, एनाटॉमिकली सिमिलर हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि उनके बेसिक प्लान या बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है वो सिमिलर हैं उन ऑर्गन्स के, लेकिन उनके फंक्शंस डिफरेंट है। उनके फंक्शंस क्या है? डिफरेंट है। दैट यू कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। सो लिसन केयरफुली। तो होमोलोगस ऑर्गन्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर बेसिक प्लान्स, ऐसे ऑर्गन्स जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर हैं या सिमिलर बेसिक प्लान्स हैं, राइट, सच ऑर्गन्स कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स एंड डिफरेंट फंक्शंस। ऐसे ऑर्गन जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन फंक्शंस डिफरेंट है। तो याद रहे, स्ट्रक्चर सिमिलर है, सिमिलर स्ट्रक्चर या सिमिलर बेसिक प्लान्स बट डिफरेंट फंक्शन। सिमिलर स्ट्रक्चर या सिमिलर बेसिक प्लान बट डिफरेंट फंक्शन। सिमिलर स्ट्रक्चर या सिमिलर बेसिक प्लान ऑफ द ऑर्गन्स, राइट, बट द फंक्शंस आर डिफरेंट, दैट यू कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। यहां पे होमोलोगस ऑर्गन्स के काफी सारे एग्जांपल हैं। सी एग्जांपल्स देखिए इसके। नंबर 1, फोरलिम्स ऑफ मैमल्स। हम मैमल्स के फोरलिम्स की बात कर रहे हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स को शो करता है। इसके अलावा फोरलिम्स ऑफ मैमल्स, प्लांट्स में भी होमोलोगस ऑर्गन्स देखे जाते हैं। थॉर्न्स, चलो पहले फोरलिम्स ऑफ मैमल्स की बात कर लेते हैं। वन बाय वन आई विल डिस्कस। फोरलिम्स ऑफ मैमल्स में यहां पे होमोलोगी देखी जाती है, यानी कि कॉमन एंसेस्ट्री देखी जाती है। होमोलोगस ऑर्गन्स जो है इंडिकेट करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री को, इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करते हैं होमोलोगस ऑर्गन, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फोरलिम्स ऑफ मैमल्स। यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं मैमल्स के, जैसे कि मैन, राइट, चीता, वेल एंड बैट। आप ये ले लीजिए। मैन के पास जो 4 लिम्स है उसको आप हैंड कहते हैं। चीता के पास जो 4 लिम्स है उसको आप लेग्स कहते हैं। वेल के पास पैडल होते हैं और बैट के पास होते हैं विंग्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
हैंड का काम क्या होता है, फंक्शन देखिए, इनके फंक्शंस में इधर लिख देता हूं। हैंड का जो रोल होता है वो होता है हैंडलिंग, लेग्स का जो रोल होता है रनिंग, और पैडल का जो रोल होता है वो होता है स्विमिंग, वहीं विंग्स का जो रोल होता है वो होता है फ्लाइंग। तो इसको आप लिखिएगा, मैन के पास हैंड होते हैं, चीता के पास लेग्स होते हैं, व्हेल के पास पैडल होते हैं, बैट के पास विंग्स होते हैं। इन सब के अलग अलग फंक्शन हैं। हैंड का काम है हैंडलिंग करना, लेग्स का काम है रनिंग करना, पैडल का काम है स्विमिंग करना, एंड विंग्स का काम है फ्लाइंग करना। आर यू गेटिंग और नॉट? यानी कि यहां पे ये जो हैंड, लेग्स, पैडल एंड विंग्स है, ये होमोलोगस ऑर्गन है। अब ये होमोलोगस ऑर्गन क्या है, कैसे है? अब आप ये कहेंगे कि पैडल्स तो बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, लेग्स ऑफ चीता भी बिल्कुल अलग दिखाई देती है, या विंग्स ऑफ बैट भी बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, राइट? एग्जैक्टली मैं उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात नहीं करता हूं, यहां पे मैं उनके बेसिक प्लान की बात कर रहा हूं। अगर आप फोर लिम्स ऑफ मैमल्स देखते हैं, चाहे वो हैंड्स हो, लेग्स हो, या पैडल हो, या विंग्स हो, उन सबके डिफरेंट डिफरेंट रोल है, लेकिन डिफरेंट फंक्शंस है। मैंने बोला डिफरेंट फंक्शंस, ये बात तो क्लियर होगी कि डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन इनके जो बेसिक प्लान्स होते हैं, हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि इनके बेसिक प्लान सेम होते हैं, राइट? हमारे हैंड में यूमेरस होती है, दिस इज यूमेरस बोन। उसके बाद यहाँ पे रेडियस एंड अल्ना, फिर कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, फिर फैलेंजिस। ये सारी इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सारी इंटरनल बोन्स हैंड्स, लेग्स, पैडल एंड विंग्स सब में देखी जाती है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मैमल्स हैं, इनका बेसिक प्लान सेम है। बेसिक प्लान मतलब सिमिलर बोन्स हैं, सेम बोन्स हैं। चाहे आप विंग्स ऑफ बैट को उठा के देखिए, चाहे आप पैडल ऑफ वेल्स का स्ट्रक्चर की स्टडी कीजिए, सब में ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजिज कॉमन है। यानी कि उनका बेसिक प्लान सेम है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। ह्यूमन बीइंग हैंडलिंग का काम करता है, चीता रनिंग का काम करता है, वेल स्विमिंग का काम करती है, वहीं बैट जो है फ्लाइंग का काम करता है। तो डिफरेंट फंक्शन हो गए, लेकिन बेसिक प्लान सेम है। यानी कि सेम रेडियस, सेम अल्ना, सेम ह्यूमेरस, सेम कार्पल्स, सेम मेटाकार्पल्स एंड सेम फैलेंजिस। तो ये सारी जितनी बोन्स हमारे लिम्स में प्रेजेंट है, जितनी बोन्स हमारे फोर लिम्स में प्रेजेंट है, उतनी ही बोन्स इनके भी फोर लिम्स में प्रेजेंट होती है। अब चाहे वो पैडल्स हो, चाहे वो विंग्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, आर यू गेटिंग? नो, चाहे वो लेग्स ऑफ चीता हो, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सिमिलर। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिक स्ट्रक्चर इज सिमिलर। मैं ये पॉइंट भी यहां पे लिख देता हूं, आप नोट डाउन कीजिएगा। यहां पे इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, बेसिक स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर ऑफ ऑल दीज एनिमल्स। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक स्ट्रक्चर में मैं बात कर रहा हूं बोन्स के बारे में, यानी कि बोन्स जो कि फोर लिम्स की बोन्स है, बोन्स ऑफ फोर लिम्स की मैं बात कर रहा हूं। तो बोन्स ऑफ फोर लिम्स कौन कौन सी है? जैसे कि ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये सारी की सारी बोन्स सिमिलर है in all these animals, in all these structure. Is that clear to all of you? सारे स्ट्रक्चर में रेडियस, अल्ना, ह्यूमेरस, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, फैलेंजिस कॉमन है। तो कॉमन स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर इन बेसिक प्लान बट डिफरेंट फंक्शन। एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। और भी एग्जांपल्स हैं होमोलोगस ऑर्गन्स के, वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस। सेकंड एग्जांपल देखिए, हार्ट ऑफ वर्टेब्रेट्स। जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं उनका हार्ट जो है, हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स है। इट डजंट मीन्स कि उनके पास कितने ऑरिकल हैं या कितने वेंट्रिकल हैं। जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं उनके पास ऑरिकल भी होता है, उनके पास वेंट्रिकल्स भी होता है, लेकिन प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटीज देखी जाती है। अगर आप फिश से मैमल्स की बात करें, फिश में भी एट्रियम एंड ऑरिकल दोनों है, मैमल्स में भी एट्रियम एंड ऑरिकल दोनों है,
लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होती है, बट बेसिक प्लान क्या है? ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स। तो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स इज द बेसिक प्लान ऑफ द हार्ट। जितने भी वर्टेब्रेट्स के हार्ट्स हैं उनमें बेसिक प्लान कॉमन है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल सभी के हार्ट में होता है। वो बात अलग है कि प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटीज देखी जाती है। प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी को आप बेसिक प्लान से रिलेट नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? वो स्पीसीज टू स्पीसीज, क्लास टू क्लास कॉम्प्लेक्सिटीज डेवलप होती जाती हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स, कॉम्प्लेक्सिटीज प्रोग्रेसिव होती हैं, बट द बेसिक प्लान इज सेम। बेसिक प्लान का मतलब है सभी में ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स सेम होते हैं। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल, हार्ट ऑफ वर्टेब्रेट्स। वहीं ब्रेन ऑफ वर्टेब्रेट्स, अगर वर्टेब्रेट्स के ब्रेन्स की आप स्टडी करते हैं, आर यू गेटिंग और नॉट? सभी का ब्रेन हेड रीजन में होता है। बॉडी डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड होती है। सभी का ब्रेन हेड रीजन में है, यानी कि सभी के ब्रेन का बेसिक प्लान सेम है। प्रोसेनसेफलन, मेसेनसेफलन, रोम्बनसेफलन, ये सब आपने पढ़ा होगा। इज दैट क्लियर? इन सब के ब्रेन का बेसिक प्लान जो होता है, बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन होता है। बाकी स्पीसीज टू स्पीसीज, क्लास टू क्लास, इनमें प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटीज देखी जाती है। तो कॉम्प्लेक्सिटीज डेवलप होना बेसिक प्लान से डिफरेंट है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ आया नहीं आया? सभी के पास सेरेब्रम होता है। इज दैट क्लियर? जैसे ह्यूमन बीइंग के पास सेरेब्रम है, एम्फीबियंस के ब्रेन में भी सेरेब्रम होगा। यानी कि बेसिक प्लान सिमिलर है, बट स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटीज देखी जाती है। तो वर्टेब्रेट्स का ब्रेन भी एक एग्जांपल है। तीसरा, फोर्थ वन, वैसे ही यहां पे प्लांट्स में भी होमोलोगस ऑर्गन्स देखे जाते हैं। दिस एग्जांपल इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक, राइट? थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। बोगनविलिया प्लांट एंड कुकुरबिटा प्लांट। बोगनविलिया प्लांट में थॉर्न्स है, यानी कि कांटे हैं। वहीं कुकुरबिटा प्लांट में टेंड्रिल्स हैं। ये दोनों एग्जांपल है होमोलोगस ऑर्गन के, यानी कि ये दोनों प्लांट कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करते हैं। अनदर एग्जांपल, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया दोनों होमोलॉगी को इंडिकेट करते हैं। क्यों? जबकि थॉर्न्स का स्ट्रक्चर अलग होता है, टेंड्रिल्स का स्ट्रक्चर अलग होता है बाहर से अगर आप देखते हैं, लेकिन दोनों एक्सिलरी बर्ड से डिराइव होते हैं। यानी कि दोनों का बेसिक प्लान सेम है, दोनों एक्सिलरी बर्ड से डिराइव होते हैं, बट दोनों का फंक्शन अलग अलग है। थॉर्न्स का काम होता है प्रोटेक्शन करना और टेंड्रिल्स का काम होता है क्लाइंबिंग करना। पता है ना? थॉर्न्स का काम प्रोटेक्शन एंड टेंड्रिल का काम क्या होता है? क्लाइंबिंग करना। लेकिन दोनों को होमोलोगस ऑर्गन की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक्सिलरी बर्ड से डिराइव्ड होते हैं। इससे एक्सिलरी बर्ड से डिराइव्ड होते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स। ये दोनों के दोनों एक्सिलरी बर्ड से डिराइव्ड होते हैं, यानी कि दोनों का बेसिक प्लान सेम है, बट फंक्शन अलग है। थॉर्न्स प्रोटेक्शन का काम करता है ब्राउजिंग एनिमल से, एंड टेंड्रिल्स जो है वो क्लाइंबिंग का काम करता है, राइट? क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, यानी कि सपोर्टिंग का काम करता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? लेकिन दोनों का ओरिजिन कॉमन है, दोनों डिराइव्ड होते हैं एक्सिलरी बर्ड से, इसलिए इनको आप होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की लेग्स में भी होमोलॉगी देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं यहां पे कॉकरोच एंड हनी बी, राइट? इन दोनों की लेग्स के बारे में डिस्कस करता हूं। दोनों की लेग्स का बेसिक प्लान इज सेम, बट द फंक्शन डिफरेंट फंक्शन है, बट बेसिक प्लान एंड जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है।
देखिएगा प्लीज। सी लैग्स ऑफ इंसेक्ट, जैसे कि मैंने कॉकरोच की बात की और मैं हनी बी की बात करता हूं, इनके बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। बेसिक स्ट्रक्चर इनके सेम है। अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो अगर आपने कॉकरोच की लैग के बारे में स्टडी किया है तो कॉकरोच की जो लैग होती है उसमें कॉक्सा, टोरकेंटर, टीबिया, टार्सस, फीमर, ये सारे सिगमेंट्स होते हैं। देखिए कॉक्सा, ये सिगमेंट्स आपके बारे में पढ़ा होगा आपने कॉकरोच की लैग में। तो ये सारे सिगमेंट हनी बी की लैग में भी होते हैं, कॉकरोच की लैग में भी होते हैं, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन है, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। कॉकरोच की जो लैग्स होती है, अगर हम कॉकरोच की लैग्स बात करें तो ये वॉकिंग का काम करती है, चलने का काम करती है। वहीं हनी बी की जो लैग्स है ये कलेक्ट दी पॉलन ग्रेन्स, कलेक्ट दी पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करने का काम करती है। तो देखिए कॉकरोच की लैग्स वॉकिंग का काम करती है, हनी बी की लैग्स कलेक्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स का काम करती है, बट द बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉमन। कॉक्सा, टोरकेंटर, टीबिया, टार्सस एंड फीमर, ये सिगमेंट्स यहां पे सिमिलर है, कॉमन स्ट्रक्चर है, बट द फंक्शंस आर डिफरेंट, सो दैट इंडिकेट्स होमोलॉजी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके बाद और भी एग्जांपल है हमारे पास। नंबर 6 एग्जांपल देखिए, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। आप इसमें माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स को भी ले सकते हैं। ये सारे वो एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि एग्जाम्स में जनरली पूछ लिए जाते हैं। माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स भी होमोलॉजी को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिया कॉकरोच, चलिए कॉकरोच से स्टार्ट करते हैं। इसके माउथ पार्ट्स का काम क्या है? इसके बाद मैंने ले लिया हनी बी, इसके माउथ पार्ट्स का काम क्या है? और इसके बाद मैंने ले लिया मॉस्किटो, इसके माउथ पार्ट्स का रोल क्या है? जैसे कि ये होमोलॉजी को इंडिकेट करेंगे, यानी कि इनके फंक्शंस, इनके माउथ पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट होंगे। अगर हम बात करें इनके माउथ पार्ट्स की, तो माउथ पार्ट्स के जो स्ट्रक्चर है सेम है, सिमिलैरिटी को शो करते हैं माउथ पार्ट्स। सभी के पास लेबियम है, सभी के पास मैंडिबल है और सभी के पास मैक्सिला भी है। लेबिया, मैंडिबल्स एंड मैक्सिले, सभी के पास ये कॉमन स्ट्रक्चर है। अगर आपने कॉकरोच के माउथ के पार्ट्स की स्टडी की है, ये सभी पार्ट्स अदर इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स में भी आते हैं, लेकिन कॉकरोच के माउथ पार्ट्स का फंक्शंस अलग है, अदर इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स का फंक्शन अलग है, यानी कि इनके पास कॉमन स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, ये सब कुछ सिमिलर है, स्ट्रक्चर्स सिमिलर है, बेसिक प्लान सिमिलर है ऑफ माउथ पार्ट्स, लेकिन फंक्शंस जो है माउथ पार्ट्स के वो अलग अलग है। जैसे कि कॉकरोच का जो काम होता है वो काम होता है बाइटिंग एंड च्यूइंग, यानी कि ये काटने का काम करता है और चबाने का काम करता है। बाइटिंग एंड च्यूइंग, दीज आर दी फंक्शंस ऑफ कॉकरोच माउथ पार्ट्स। वहीं हनी बी के माउथ पार्ट्स का फंक्शन क्या है? च्यूइंग एंड लैपिंग, च्यूइंग एंड लैपिंग। इज दैट क्लियर? वहीं मॉस्किटो के माउथ पार्ट का फंक्शन क्या है? सकिंग एंड पियर्सिंग। तो यहां पे माउथ पार्ट के फंक्शंस अलग अलग है। कॉकरोच के माउथ पार्ट्स के फंक्शन बाइटिंग एंड च्यूइंग, हनी बी के माउथ पार्ट्स का फंक्शन च्यूइंग एंड लैपिंग, वहीं मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स का फंक्शन सकिंग एंड पियर्सिंग। तो इनके माउथ पार्ट्स का रोल अलग अलग है, लेकिन माउथ पार्ट्स के जो बेसिक प्लान है, बेसिक स्ट्रक्चर है, मैंडिला, मैक्सिबल एंड आपका लैब्रम, वो कॉमन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका होमोलोगस ऑर्गन। और भी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, और भी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन्स के, राइट, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। सम अदर एग्जांपल्स आल्सो देयर।
पोटैटो एंड जिंजर, पोटैटो एंड जिंजर दोनों मॉडिफाइड स्टेम है, लेकिन दोनों के फंक्शंस अलग हैं, राइट। एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में काम करता है और दूसरा स्टोरेज ऑफ फूड में काम करता है। तो पोटैटो एंड जिंजर बोथ आर ऑल्सो, आर यू गेटिंग और नॉट, होमोलोगस ऑर्गन्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए होमोलोगस ऑर्गन्स के, यानी कि इनके बेसिक प्लान यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन फंक्शंस डिफरेंट है। एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, वर्टिब्रेट हार्ट्स, वर्टिब्रेट ब्रेन्स, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके अलावा लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, आर यू गेटिंग और नॉट, ये सब होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल है। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ये भी किसका एग्जांपल है, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल है। इसके अलावा पोटैटो एंड जिंजर होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल है। ये चीज हो गई। अब एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दी होमोलोगस ऑर्गन, यहां पे होमोलोगस ऑर्गन में एक टाइप का इवोल्यूशन देखा जाता है। इवोल्यूशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और दूसरा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑब्जर्व किया जाता है एनालोगस ऑर्गन में, दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन आई विल कम टू द एनालोगस ऑर्गन्स। अभी यहां पे जितने भी होमोलोगस ऑर्गन है उनमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखा जाता है, डाइवर्जन देखा जाता है। तो डाइवर्जन कैसे देखा जाता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है और ये होमोलोगस ऑर्गन से किस तरीके से रिलेट करता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सो लिसन केयरफुली, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जो होमोलोगस ऑर्गन्स है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को इंडिकेट करता है, राइट। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी समझ लीजिए कि होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को कैसे इंडिकेट करता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसे कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आपका एडेप्टिव रेडिएशन भी आता है। एडेप्टिव रेडिएशन आई विल डिस्कस लेटर। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो स्पीसीज हैं, मतलब जो कि जितनी भी डिफरेंट स्पीसीज हैं वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज से उनका ओरिजिन हुआ है, एक किसी पर्टिकुलर कॉमन एंसेस्टर से वो रिलेट करती हैं, लेकिन वो बाद में डाइवर्जेंट यानी कि उनका डाइवर्जन हो जाता है उनकी डिफरेंट एडेप्टेशन के हिसाब से, डिफरेंट नीड के हिसाब से। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब दिस इज द डाइवर्जन ऑफ और दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ कॉमन एंसेस्टर ड्यू टू डिफरेंट एडेप्टेशन। याद रखिएगा, दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, evolution of species which belongs to common ancestor, क्योंकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कॉमन एंसेस्ट्री या होमोलॉजी को इंडिकेट करता है, कॉमन एंसेस्टर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज विच बिलोंग्स टू कॉमन एंसेस्टर, जो कि किसी कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करती है, उस स्पीसीज का इवोल्यूशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज व्हिच बिलोंग्स टू कॉमन एंसेस्टर ड्यू टू डिफरेंट एडेप्टेशन। डिफरेंट एडेप्टेशन की वजह से किसी भी स्पीसीज का इवोल्यूशन होना, राइट, जो कि एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करती है। तो इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज का जो इवोल्यूशन है विच बिलोंग्स टू कॉमन एंसेस्टर, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विच बिलोंग्स टू कॉमन एंसेस्टर ड्यू टू डिफरेंट नीड्स। तो स्पीसीज में जो इवोल्यूशन होता है वो उनकी एडेप्टेशन के हिसाब से होता है या उनकी नीड्स के हिसाब से होता है, राइट। बेशक उनका एंसेस्टर कॉमन ही क्यों ना रहा हो, इसे आप डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। सी, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में
राइट होमोलॉगी देखी जाती है, इट शो होमोलोगस ऑर्गन एंड होमोलोगस ऑर्गन्स मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, इसमें सिमिलर स्ट्रक्चर डिफरेंट डायरेक्शन में डेवलप होता है ड्यू टू डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट नीड। कॉमन एंसेस्टर के पास जो सिमिलर स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट डायरेक्शन में डेवलप हो गया उसकी डिफरेंट नीड के हिसाब से, इसे आप डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। डाइवर्जन हो जाता है, क्या हो जाता है, डाइवर्जन इनटू द डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होता है ड्यू टू डिफरेंट नीड, दैट यू कॉल डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मैं यहां पे सुनिए प्लीज, लिसन केयरफुली, आपको ये एग्जांपल के साथ बताता हूं और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब ये है कि इवोल्यूशन ऑफ सच स्पीसीज विच शो कॉमन एंसेस्ट्री, राइट, बट उनकी एडेप्टेशन के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से उनमें इवोल्यूशन हो जाता है। होमोलोगस ऑर्गन उनका ही एग्जांपल है, इसमें सिमिलर स्ट्रक्चर जो है डेवलप होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में ड्यू टू डिफरेंट नीड, इसे आप डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। सी लिसन केयरफुली, इन दिस केस ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं यहां पे फोर लिम्स ऑफ मैमल्स की बात कर रहा हूं, फोर लिम्स ऑफ मैमल्स की बात कर रहा हूं। फोर लिम्स ऑफ मैमल्स डिफरेंट डायरेक्शन में इवोल्व हो जाते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में इवोल्व हो गए। ये फोर लिम्स है, फोर लिम्स सबका सिमिलर स्ट्रक्चर है, डिफरेंट डायरेक्शन, देखिए डाइवर्जन देख रहे हैं ना आप, डाइवर्जन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जन। तो सिमिलर स्ट्रक्चर, राइट, डेवलप इनटू द डिफरेंट डायरेक्शन लाइक लेग्स, लाइक हैंड्स, लाइक पैडल, एक और ले सकते हैं आप, लाइक विंग्स, डिफरेंट डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो गया, डिफरेंट डायरेक्शन में। लेग्स किसमें है, लेग्स इसका एग्जांपल है, लेग्स ऑफ चीता, hands of human and paddle of whale and wings of bat, ये सब एग्जांपल मैंने बताए थे। डिफरेंट डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो रहा है ड्यू टू डिफरेंट नीड्स। लेग्स की नीड क्या है भाई, रनिंग करना, ये डिफरेंट नीड्स है, राइट, दिस इज कॉल्ड डिफरेंट डायरेक्शन। सिमिलर स्ट्रक्चर डेवलप्ड इनटू डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू डिफरेंट नीड्स, क्योंकि इनकी एडेप्टेशन और नीड्स जो है डिफरेंट हो गई हैं। तो एडेप्टेशन और नीड, इसकी नीड क्या है, लेग्स की रनिंग, हैंड्स की हैंडलिंग, और भाई पैडल की स्विमिंग, वहीं बैट्स की ये विंग्स की फ्लाइंग। तो सिमिलर स्ट्रक्चर डेवलप इनटू द डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू डिफरेंट नीड्स, दिस इज कॉल्ड divergent evolution. Now I am going to discuss in detail about analogous organs and convergent evolution. So listen carefully. इसके बाद है analogous organs. So listen carefully. जैसा कि मैंने आपको बताया homologous organ, कि homologous organ में similar structure होता है, similar basic plan होता है, but functions different होते हैं. Is that clear to all of you? और homologous organ में common ancestry देखी जाती है, राइट, जबकि एनालोगस ऑर्गन होमोलोगस ऑर्गन के बिल्कुल अपोजिट है। होमोलोगस ऑर्गन जो ऑब्जर्व किए जाते हैं वो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स में देखे जाते हैं, लेकिन वहीं एनालोगस ऑर्गन्स अनरिलेटेड एनिमल्स में देखे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, होमोलोगस ऑर्गन्स में सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, सिमिलर बेसिक प्लान्स होते हैं, बट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन एनालोगस ऑर्गन में बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए। एनालोगस ऑर्गन्स में क्या होते हैं, सिमिलर फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट बेसिक प्लांट एंड अनरिलेटेड एनिमल्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ध्यान दीजिए प्लीज, एनालोगस ऑर्गन। तो एनालोगस ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं हम यहां पे। इन केस ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स, राइट, डिफरेंट स्ट्रक्चर और बेसिक प्लान्स ऑफ ऑर्गन्स, और basic plans of organs, different structure or basic plans of organs, or basic plans of organs perform similar
फंक्शंस, सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। किसको परफॉर्म करते हैं? सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एंड देयर इज नो कॉमन एंसेस्ट्री, एनालोगस ऑर्गन्स जनरली ऑब्जर्व्ड इन अनरिलेटेड एनिमल्स। जैसे कि होमोलोगस ऑर्गन्स जो है वो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स में देखा जाता है, वहीं एनालोगस ऑर्गन्स अनरिलेटेड एनिमल्स में देखा जाता है। यहां पे एनिमल्स का दूर दूर तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है। तो एनालोगस ऑर्गन डज नॉट शो एनी कॉमन एंसेस्ट्री। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं डज नॉट शो एनी कॉमन एंसेस्ट्री, ये किसी भी कॉमन एंसेस्ट्री को शो नहीं करते हैं। यहां पे कॉमन एंसेस्ट्री को ये शो नहीं करते हैं। बेशक फंक्शन सिमिलर है। सिमिलर फंक्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी नीड्स सिमिलर होती हैं, उनकी एडेप्टेशन सिमिलर होती हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? अगर सेम नीड हो और सेम एडेप्टेशन हो, सिमिलर एडेप्टेशन हो, तो एनालोगस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट नीड्स हो, डिफरेंट एडेप्टेशन हो, तो होमोलोगस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर बेसिक प्लान, मतलब कि होमोलोगस ऑर्गन से बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए। तो यहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट बेसिक प्लान्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, डज नॉट शो एनी कॉमन एंसेस्ट्री, किसी भी कॉमन एंसेस्ट्री को शो नहीं करते हैं ये। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? डज नॉट शो एनी कॉमन एंसेस्ट्री एंड जनरली अपीयर इन अनरिलेटेड एनिमल्स या अनरिलेटेड प्लांट्स या अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, अनरिलेटेड एनिमल्स या अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में एनालोगस ऑर्गन्स देखे जाते हैं, जबकि होमोलोगस ऑर्गन्स क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स में देखे जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, होमोलोगस ऑर्गन्स शो करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या है? सिमिलर स्ट्रक्चर डेवलप्ड इनटू द डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यू टू डिफरेंट नीड्स और डिफरेंट एडेप्टेशन। फिर से बताता हूं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या था? सिमिलर स्ट्रक्चर डेवलप्ड इनटू द डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू डिफरेंट नीड और डिफरेंट एडेप्टेशन। लेकिन यहां पे बिल्कुल अलग है। यहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर शो द डेवलपमेंट इन सेम डायरेक्शन ड्यू टू सेम और सिमिलर एडेप्टेशन या सिमिलर नीड। तो याद रहे, इसमें एनालोगस ऑर्गन्स में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखा जाता है। शो, याद रहे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इनमें जैसा कि होमोलोगस ऑर्गन्स में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, एनालोगस ऑर्गन्स में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। होमोलोगस ऑर्गन्स में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बट एनालोगस ऑर्गन में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहां पे ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखा जाता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि यहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड इनटू सेम डायरेक्शन। दिस इज अपोजिट टू होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन में क्या था? सिमिलर स्ट्रक्चर डेवलप्ड इनटू द डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन यहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप इनटू द सेम डायरेक्शन ड्यू टू डिफरेंट नीड्स, ड्यू टू डिफरेंट नीड्स, ड्यू टू डिफरेंट नीड्स और ड्यू टू डिफरेंट एडेप्टेशन। तो यहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप इन सेम डायरेक्शन ड्यू टू डिफरेंट नीड्स, इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। यहां पे स्पीसीज का कन्वर्जन हो रहा है। क्यों हो रहा है यहां पे स्पीसीज का कन्वर्जन? ड्यू टू सेम एडेप्टेशन एंड ड्यू टू सेम नीड। ये सॉरी मैंने डिफरेंट लिख दिया क्या यहां पे? ध्यान दीजिए, ड्यू टू सेम नीड्स और सेम एडेप्टेशन। डिफरेंट नीड, डिफरेंट एडेप्टेशन होमोलोगस में होती है, ड्यू टू सेम नीड्स। इसका एक एग्जांपल से मैं बता देता हूं आपको। सपोज दैट मैं यहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। डिफरेंट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। बैट्स वर्टेब्रेट में आता है, मैमल्स में आता है, मैमल्स की कैटेगरी में है, और बटरफ्लाई इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आती है। तो ये मैमल्स में आता है, ये इंसेक्ट में आता है, दोनों ही अनरिलेटेड है। एनालोगस मैंने बताया आपको, एनालोगस ऑर्गन्स डेवलप होता है
अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म में। ये दोनों ही बिल्कुल अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों के पास विंग्स हैं, यानी कि सिमिलर डिफरेंट स्ट्रक्चर। इनके बेसिक प्लान डिफरेंट होंगे, ये बेसिक प्लान डिफरेंट है, तो यहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे। डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब इनके पास कॉमन क्या है, विंग्स इनके पास कॉमन है, यानी कि कन्वर्जन हो गया ना। सी कन्वर्जन, दिस इज कन्वर्जन, डाइवर्जन दिस इज डाइवर्जन एंड दिस इज कन्वर्जन। तो यहां पे विंग्स कॉमन है, तो विंग्स डिफरेंट स्ट्रक्चर इन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, विंग्स। ड्यू टू सिमिलर नीड, नीड क्या है, ये विंग्स से फ्लाइंग करते हैं, दिस इज सिमिलर नीड। दिस इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप्ड इनटू द सेम डायरेक्शन ड्यू टू सिमिलर नीड, दिस इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड दैट शो एनालॉगी, एनालोगस। इज दैट क्लियर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एनालोगस ऑर्गन्स शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इज दैट क्लियर? यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप्ड इनटू द सेम डायरेक्शन ड्यू टू सिमिलर नीड्स। तो ये एक एग्जांपल हो गया, और भी एग्जांपल्स मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे, जो कि जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। तो विंग्स ऑफ बैट्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एनालोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल है। इसके अलावा विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स को भी ले सकते हैं। बर्ड्स की अलग क्लासिफिकेशन है, बर्ड्स का अलग ग्रुप है, और बैट्स मैमल्स में आता है। तो दोनों के विंग्स जो है उड़ने का काम करते हैं, यानी कि दोनों एनालॉगी को शो कर रहे हैं। दोनों किसको शो कर रहे हैं, एनालॉगी को शो कर रहे हैं। अनदर एग्जांपल, विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड्स। बैट्स एंड बर्ड्स के विंग्स, या बर्ड्स एंड इंसेक्ट के विंग्स को भी आप ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? अनदर एग्जांपल, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। और भी आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। जो पोटैटो है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, वहीं स्वीट पोटैटो जो है वो अंडरग्राउंड रूट होता है। तो अंडरग्राउंड स्टेम एंड अंडरग्राउंड रूट दोनों ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बट दोनों के फंक्शन सेम है, स्टोरेज ऑफ फूड। दोनों क्या काम करते हैं, फूड स्टोरेज। दोनों का रोल फूड स्टोरेज है। इसके अलावा और भी हमारे पास एग्जांपल है, क्लोरेगोजन सेल। किसमें है क्लोरेगोजन सेल? अर्थवॉर्म में होती है। एंड लीवर ऑफ वर्टेब्रेट्स। क्लोरेगोजन सेल एक सेल है, अर्थवॉर्म में होती है, और लीवर ऑफ वर्टेब्रेट्स। एग्जाम में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर्स, राइट? एम्स के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें दिख जाएगा क्वेश्चन। क्लोरेगोजन सेल ऑफ अर्थवॉर्म एंड वर्टेब्रेट्स लीवर, दोनों एनालोगस ऑर्गन है, दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दोनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बनाने का काम करते हैं, सिंथेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इसलिए इनको एनालोगस ऑर्गन्स में रखा जाता है। और भी हमारे पास एग्जांपल है, हैंड्स ऑफ ह्यूमन एंड ट्रंक ऑफ एलिफेंट। हैंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड ट्रंक ऑफ एलिफेंट, दोनों का काम हैंडलिंग है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है। दोनों का काम हैंडलिंग है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। हैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड ट्रंक ऑफ एलिफेंट। और भी हमारे पास एग्जांपल है, नंबर 6 एग्जांपल, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ वर्टेब्रेट्स, बिल्कुल अलग अलग है। ऑक्टोपस भी देखने का काम करता है, विजन में काम करता है,
और वर्टेब्रेट्स में विजन में काम करती है दोनों की आंखें, लेकिन दोनों की आंखों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ऑक्टोपस की आई और वर्टेब्रेट्स की आई की रेटिनल पोजीशन अलग अलग होती है। तो रेटिनल पोजीशन अगर अलग अलग है तो दोनों की आंखों का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन दोनों का फंक्शन सिमिलर है। यानी कि क्या काम करते हैं? सिमिलर फंक्शन, यानी कि दोनों का रोल विजन है। विजन का काम करते हैं ये दोनों। किसका काम करते हैं? विजन का काम करते हैं। फंक्शन सिमिलर है बट उनकी रेटिनल पोजीशन, आंखों का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए किसके? दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स, जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताए हैं, तो इनको आप लिख लिख के याद कीजिएगा, बड़ा आसान है इनको याद करना, ध्यान दीजिए। इसी के साथ होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन इज डन, राइट। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्टिजियल ऑर्गन, दैट इज ऑल्सो ए मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन भी समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते क्या है, लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए प्लीज। अब मैं बात कर रहा हूं वेस्टिजियल ऑर्गन्स की, तो ये आपको पता होना चाहिए, लिसन केयरफुली। यहां पे एनालोगस ऑर्गन का एक एग्जांपल और लिख सकते हैं आप, राइट। फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन। पेंगुइन्स बर्ड की कैटेगरी में आती है और डॉल्फिन मैमल्स की कैटेगरी में आती है। दोनों के फ्लिपर्स का काम स्विमिंग करना होता है, फंक्शन सेम है, लेकिन एक बर्ड में आता है और एक मैमल्स में आता है, यानी कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं। अनदर एग्जांपल, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, जो कि बर्ड की कैटेगरी में आती है। किसमें आती है बेटा? बर्ड्स। एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, डॉल्फिन मैमल्स की कैटेगरी में आती है। तो फ्लिपर्स ऑफ बर्ड्स और द पेंगुइन एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स और द मैमल्स, राइट। दोनों अलग अलग कैटेगरी में आता है, एक बर्ड में आता है और एक मैमल्स में आता है, लेकिन दोनों के फंक्शंस क्या हैं? सिमिलर फंक्शंस हैं। सिमिलर फंक्शंस आर देयर। सिमिलर फंक्शन यानी कि दोनों स्विमिंग में हेल्प करती हैं। तो ये भी एक बढ़िया एग्जांपल हो गया एनालोगस ऑर्गन्स का। तो एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं, दोनों स्विमिंग में हेल्प करते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं बता दूं, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। ये जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, यानी कि जो एनालोगस ऑर्गन्स देखे जाते हैं, जनरली होमोलोगस ऑर्गन्स क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। Is that clear to all of you? जबकि एनालोगस ऑर्गन बिल्कुल अपोजिट है होमोलोगस ऑर्गन्स के। वो एनालोगस ऑर्गन जो है वो कॉमन एंसेस्ट्री को नहीं शो करते हैं। एनालोगस जो ऑर्गन है, एनालोगस ऑर्गन्स वो क्या करते हैं? कॉमन एंसेस्ट्री को शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अनरिलेटेड एनिमल्स में देखे जाते हैं। लेकिन अगर एनालोगस ऑर्गन्स, या आप ये कहिए, इसको आप कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप इनटू द सेम डायरेक्शन ड्यू टू सिमिलर नीड्स। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हमारा होमोलोगस ऑर्गन्स था, सिमिलर स्ट्रक्चर डेवलप इनटू द डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू डिफरेंट नीड्स। बट इन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप इनटू द सेम डायरेक्शन ड्यू टू सिमिलर नीड। राइट और रॉन्ग? दिस इज राइट। तो यहां पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मेनली अनरिलेटेड एनिमल्स में देखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कैन बी शोन बाय सिमिलर एनिमल्स, यानी कि क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स। क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स में अगर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को देखा जाता है तो उसके लिए एक टर्म दिया जाता है जिसको आप कहते हैं पैरेलल इवोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया है। पैरेलल इवोल्यूशन क्या है, तो ये भी आप एक बार देख लीजिए। पैरेलल इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन का मतलब क्या है? इफ कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन observed in closely related animals, अगर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स में ऑब्जर्व किया जाता है, इफ कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑब्जर्व्ड इन क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स,
दैट यू कॉल्ड पैरेलल इवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, उस केस में उस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को आप पैरेलल इवोल्यूशन कहेंगे। अगर कन्वर्जेंस ऑफ ऑर्गन्स या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्लोजली रिलेटेड, जनरली ये अनरिलेटेड एनिमल्स में होता है, बट अगर क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स में देखा जाता है, दैट यू कॉल्ड पैरेलल इवोल्यूशन, जिसे कि आप पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं। पैरेलल इवोल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, दैट आई विल डिस्कस लेटर व्हेन आई विल डिस्कस अबाउट द एडेप्टिव रेडिएशन। Is that clear? तो इसी के साथ एनालोगस ऑर्गन इज डन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट वेस्टिजियल ऑर्गन्स। सो लिसन केयरफुली। बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। ऐसे ऑर्गन्स जो कि रिड्यूस फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि यूजलेस होते हैं, जो कि फंक्शनलेस होते हैं, जिनका कोई रोल नहीं है, बस वो होते हैं बट उनका कोई फंक्शन नहीं है। तो ऑर्गन जो बस होते हैं, जिनका कोई फंक्शन नहीं है, ऐसे ऑर्गन्स को आप वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं और ये किसी काम के नहीं है। माना जाता है ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, राइट। लेकिन हमारे जो एंसेस्टर थे, जिनसे हम इवॉल्व हुए हैं या जिनसे जो भी लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई है, उनके एंसेस्टर में ये ऑर्गन्स फंक्शनल होते थे। लेकिन इवोल्यूशन के साथ साथ ये ऑर्गन्स फंक्शनलेस हो गए, इसलिए इनको रिड्यूस फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स यानी कि रिड्यूस ऑर्गन्स कहते हैं, जिनका कोई फंक्शन नहीं होता। तो याद रहे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है? रिड्यूस ऑर्गन्स हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं होता। आर यू गेटिंग और नॉट? तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है? दीज ऑर्गन्स फाउंड इन रिड्यूस्ड फॉर्म, ऑर्गन्स जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, और दीज ऑर्गन्स आर फंक्शनलेस। ये ऑर्गन जो है रिड्यूस्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, फंक्शनलेस होते हैं, इन्हें आप वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। इन्हें आप वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। ये ऑर्गन्स ह्यूमन बीइंग में भी देखे जाते हैं, इसके एग्जांपल भी मैं बताऊंगा। और सच ऑर्गन्स, ये जो ऑर्गन्स हैं, सच ऑर्गन्स वर फंक्शनल इन पास्ट। सच ऑर्गन्स वर फंक्शनल इन पास्ट। इन पास्ट मतलब कॉमन जो एंसेस्टर थे, एंसेस्टर्स में ये फंक्शनल होते थे, बट प्रेजेंट में ये फंक्शनल नहीं है। तो हमारे जो कॉमन एंसेस्टर होते थे या जो हमारे एंसेस्टर होते थे, उनमें ये जो ऑर्गन्स हैं, उनमें किसी स्पीसीज के जो ऑर्गन्स हैं वो फंक्शनल होते थे एंसेस्टर में, बट नाउअडेज, राइट, दीज आर नॉट फंक्शनल, दीज आर फाउंड इन रिड्यूस्ड फॉर्म, और इनका कोई काम नहीं है। ऐसे ऑर्गन्स को आप वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जांपल्स में सबसे पहले मैं ह्यूमन बीइंग के ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। इससे कुछ एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल्स में ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग्स में लगभग 180 वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। याद रहे, 180, हमारी बॉडी में 180 ऐसे ऑर्गन है। 180 वेस्टिजियल ऑर्गन आर देयर इन आवर बॉडी। कैन यू बिलीव दिस? हमारी बॉडी में 180 वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। काफी सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, हमारी बॉडी में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन रिड्यूस फॉर्म में होती है। अगर आप अपनी आंखें खोलकर आंखों को मिरर में देखते हैं तो यहां पे रेड एक मोटी मोटी प्रोजेक्शन नजर आती है, बिल्कुल यहां पे, आप नाक के पास, इस कॉर्नर पे, इधर। तो यहां पे आप देखेंगे तो आई बॉल के ऊपर एक रेड हल्का सा प्रोसेस नजर आता है, बिल्कुल कॉर्नर्स की मैं बात कर रहा हूं, उसे आप निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का ह्यूमन बीइंग में कोई रोल नहीं है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, राइट। ये फंक्शनल ऑर्गन होती है एम्फीबियंस में या कुछ रेप्टाइल्स में, अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट हमारे पास मूवेबल आईलिड डेवलप हो चुकी है। एम्फीबियंस में मूवेबल आईलिड्स नहीं होती हैं, या रेप्टाइल्स में मूवेबल आईलिड्स नहीं होती हैं, तो वो अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास एक अदर फॉर्म ऑफ आईलिड है, जिसको आप निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन हमारे पास मूवेबल आईलिड्स हैं जो कि हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, राइट। इसलिए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अनदर एग्जांपल, ऑरिक्यूलर मसल्स। आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स को, कुछ मैमल्स वगैरह को, राइट, कि वो अपने पिन्ना को मूव कर लेते हैं,
कुछ ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा देखा जाता है कि वो अपने पिन्ना को मूव कर सकते हैं, बट वो एक्सेप्शनली प्रेजेंट होता है। तो ऑरिकुलर मसल्स एसोसिएटेड विद योर पिन्ना, विद योर एक्सटर्नल ईयर, जो कि एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना को मूव कराने में हेल्प करती है। इस मसल्स का कोई रोल नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि हम अपने पिन्ना को मूव करा ही नहीं पा रहे। लेकिन कुछ ह्यूमन बींग एक्सेप्शनली ऐसे होते हैं, बट वो एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, राइट। इसके अलावा एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना, हमारे जो पिन्ना है या एक्सटर्नल ईयर है, दीज आर एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना, इनका कोई रोल नहीं है, कंप्लीटली वेस्टिजियल है। इनके बिना आप सरवाइव कर सकते हैं। बॉडी हेयर्स, आपकी बॉडी पे जितने भी बाल हैं, बॉडी हेयर्स यूजलेस, बालों का कोई रोल नहीं है। बालों का जो हेयर्स है वो हमारे किसी काम के नहीं है। अगर हेयर्स आपकी बॉडी पे ना हो तब भी आप तब भी आप सरवाइव कर सकते हैं। वो बात अलग है कि अगर आप मुंडन करवा लें या बॉडी के आईब्रोज के बाल भी उड़वा लें, कांचा बन जाए, आर यू गेटिंग और नॉट, तो वो थोड़ा अगली लुक देता है। सिर्फ हमारे लुक को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के बाल काम आ रहे हैं, बाकी इसका एज सच कोई फंक्शन नहीं है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा निप्पल्स इन मेल, ह्यूमन मेल में निप्पल्स देखे जाते हैं, इनका कोई रोल नहीं है। हम एक यंग वंस को, हम इन्फेंट को दूध पिलाने का काम नहीं करते हैं। इन्फेंट्स को दूध पिलाने का काम मदर करती हैं, तो हमारे निप्पल्स का कोई रोल नहीं है। निप्पल्स इन मेल्स, इन ह्यूमन बीइंग, देयर इज नो रोल ऑफ दैट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कंप्लीटली वेस्टिजियल। इसके अलावा कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी वेस्टिजियल होते हैं। सीकम वेस्टिजियल है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, सीकम से एक प्रोसेस अराइज होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, वो भी वेस्टिजियल है, कोई रोल नहीं है। एंसेस्टर्स में रोल होता था, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता था ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, लेकिन अभी हम घास नहीं खाते हैं, तो हमें सेलुलोज के डाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो देयर इज नो यूज ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और भी एग्जांपल है, कॉक्सिक्स बोन, आपने पढ़ा होगा कॉक्सिक्स बोन, यानी कि जिसको टेल बोन भी कहते हैं। कॉक्सिक्स बोन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन वो यूजलेस है, उसका रोल कोई कुछ भी नहीं है। इज दैट क्लियर? देयर इज नो रोल ऑफ कॉक्सिक्स बोन। तो ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह देखा जाता है इसको। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं ह्यूमन बीइंग में, जैसे कैनाइन टीथ, आपने सुना होगा कैनाइन टीथ। हम क्या है, ओमनिवोरस एनिमल्स हैं। हम फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, लेकिन हम उसको पकाकर खाते हैं। जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो कच्चा फ्लैश खाते हैं, तो उनके जो कैनाइन टीथ होते हैं बड़े लंबे लंबे होते हैं, उस फ्लैश को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। लेकिन हम उसको कुक करके खाते हैं, तो हमारा इनका कैनाइन का कोई यूज नहीं है। तो कैनाइन जो होते हैं वो यूजलेस होते हैं, कैनाइन का कोई रोल नहीं है ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि हम कच्चा मीट नहीं खाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन कार्निवोरस एनिमल्स कच्चा फ्लैश खाते हैं, राइट? तो उनमें कैनाइन्स होते हैं। हमारे जो प्री हिस्टोरिक मैन, जो हमारे कॉमन एंसेस्टर होते थे, उनमें कैनाइन्स डेवलप्ड होते थे, राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि वो कच्चा फ्लैश खाते थे, लेकिन हम कच्चा फ्लैश नहीं खाते हैं, तो कैनाइन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। नंबर 10, विजडम टूथ। अगर आपने विजडम टूथ के बारे में सुना हो, लास्ट मोलर, विजडम टूथ, देयर इज नो नीड ऑफ विजडम टूथ। विजडम टूथ के बिना भी आप अच्छे से फूड को ग्राइंड कर सकते हैं, तो विजडम टूथ की भी कोई आवश्यकता नहीं है आपकी बॉडी में, तो विजडम टूथ भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स के ह्यूमन बीइंग में, राइट? ऐसे ही आपने देखा होगा सिक्स पैक्स मसल, एब्डोमेन जो मसल्स होती हैं, सिक्स पैक्स मसल जिनको बोलते हैं, जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स मसल्स बना के दिखाते हैं, एब्स बना के दिखाते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये जो मसल्स हैं ये किसी काम की नहीं है, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद ये दो एग्जांपल्स थे ह्यूमन बीइंग में। कुछ एनिमल्स में भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स देखे जाते हैं, प्लांट्स में भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स देखे जाते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, लिसन केयरफुली। कुछ ये भी एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, राइट? ये भी इवोल्यूशनरी एविडेंस है, राइट? इन फ्यूचर ये ऐसे ऐसे ऑर्गन धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये गायब हो जाएंगे, जो कि इवोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। और ये मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इवोल्यूशन को शो करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, देखिए।
अदर एनिमल्स के कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स में बता रहा हूं, अदर एनिमल्स के कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, और मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे कि हाइंड लिम्स इन पाइथन एंड ग्रीनलैंड व्हेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में भी और दोबारा भी आने के चांसेस हैं। पाइथन एंड ग्रीनलैंड व्हेल, इसके जो हाइंड लिम्स होते हैं किसी काम के नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ हाइंड लिम्स ऑफ ग्रीनलैंड व्हेल एंड पाइथन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये वेस्टिजियल एग्जांपल की कैटेगरी में आते हैं। पाइथन का एक दूसरा एग्जांपल और भी है, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल इन पाइथन एंड पोर्पोइज। पाइथन एंड पोर्पोइज में पेल्विक गर्डल जो है वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, विंग्स इन फ्लाइटलेस बर्ड्स। जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं लाइक ऑस्ट्रिच, लाइक कीवी। जो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं लाइक ऑस्ट्रिच या कीवी, उनके विंग्स उनके पास है लेकिन वो किसी काम के नहीं है क्योंकि वो उड़ नहीं पाते हैं, तो वेस्टिजियल हो गए। क्या हो गए? वेस्टिजियल। और भी एग्जांपल्स हैं, आइज इन डीप ओशियन फिश। जो डीप ओशियन फिश है, डीप ओशियन जहां पे लाइट नहीं पहुंच पाती है, बिल्कुल डार्क जोन होता है ओशियन का, वहां पे पाई जाने वाली जो मछलियां हैं उनमें आंखों का कोई रोल नहीं है क्योंकि वो लाइट को रिसीव ही नहीं करते हैं, तो उनकी जो आई है वो यूजलेस है। तो आइज इन डीप ओशियंस, आइज इन डीप ओशियन फिश यूजलेस है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऐसे ही हॉर्सेस में एक बोन होती है स्प्लिंट बोन। घोड़ों के पैर में, लेग्स में एक बोन होती है जिसको आप बोलते हो स्प्लिंट बोन्स। स्प्लिंट बोन्स यूजलेस है, उसका कोई रोल नहीं है हॉर्सेस में, तो ये भी राइट एक वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल है। तो ये कुछ अदर एनिमल्स में वेस्टिजियल ऑर्गन्स हो गए। ये वो एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिखे हैं जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा कुछ प्लांट्स में भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स देखे जाते हैं। इन प्लांट्स में कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन्स है? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेमिनोड्स होते हैं। स्टेमिनोड समझते हैं? स्टेमिनोड्स मतलब ऐसे स्टेमन जो कि एंथर, जिनके पास एंथर है लेकिन वो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर ऐसे स्टेमन जो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, स्टेराइल स्टेमन है लेकिन इनका कोई काम नहीं है, वो स्टेराइल है, तो स्टेमिनोड्स। स्टेमिनोड्स इन फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर में स्टेमिनोड्स देखे जाते हैं, यानी कि उसमें स्टेमन है, राइट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, तो वो क्या हो गया? वेस्टिजियल हो गया। ऐसे ही मेल फ्लावर में पिस्टिलॉइड्स देखे जाते हैं। पिस्टिलॉइड्स इन मेल फ्लावर, खासकर ये दोनों कैरेक्टर्स देखे जाते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली में। कुकुरबिटेसी फैमिली में देखे जाते हैं। पिस्टिलॉइड्स जो होते हैं वो स्टेराइल पिस्टिल हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे हैं लेकिन वो हैं, लेकिन उनका कोई रोल नहीं है, तो वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स का एग्जांपल हो गए। इज दैट क्लियर? सी अनदर एग्जांपल, सी अनदर एग्जांपल। रिड्यूस लीव्स इन कैस्कटा। कैस्कटा में रिड्यूस लीव्स किसका एग्जांपल है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स का एग्जांपल है। रिड्यूस लीव्स इन कैस्कटा, तो कैस्कटा प्लांट में रिड्यूस जो लीव्स हैं वो किसका एग्जांपल है? वो वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल है, उसका कोई रोल नहीं है। इसके अलावा फंक्शनलेस स्टिग्मा, ओव्यूलेस ओवरी, फंक्शनलेस स्टिग्मा, ओव्यूलेस ओवरी देखी जाती है फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में। किसमें? फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में। मतलब स्टिग्मा है, फंक्शनलेस है, ओवरी भी है, ओव्यूलेस है। तो अगर ओवरी ओव्यूलेस होगी, स्टिग्मा फंक्शनलेस होगा, तो उसका मतलब उसका कोई काम ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है उसका। अगर उसका कोई काम ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है भाई, राइट, तो क्या वो है लेकिन बिना काम का, वो है
लेकिन उसका कोई काम नहीं है, यानी कि वो क्या हो गया, वेस्टिजियल हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये एक बार लिखना आप, राइट, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है इस सबको आप एक बार लिख लेना और एक बार इसको खुद से लिख के देखना दोबारा से, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाएंगे और इनसे रिलेटेड जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये एग्जाम्पल्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड दीज आर मोर देन सफिशिएंट। मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स का कलेक्शन यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए, राइट, जो कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिएगा, लिख लिख के याद कीजिएगा, आपको ये पूरे अच्छे से याद हो जाएगा, राइट, बहुत आसान है इसको याद करना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखना, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वेस्टिजियल ऑर्गन्स, राइट। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है कनेक्टिंग लिंक, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। कनेक्टिंग लिंक एंड एटेविज्म, राइट, ये दो टॉपिक रह गए मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस में, राइट, जिसको कि मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।